हेलो एवरीवन। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म। पिछले बार इसी वीडियो सीरीज़ के मैंने SN2 रिएक्शन को कवर किया था और उसके बारे में कुछ डिटेल्स आपको बताए थे जो वहाँ लिस्ट टाइम ड्यूरेशन में कवर हो पाए थे। आज उसी तरीके से हम SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म और उसमें जो थोड़ा बहुत SN1 रिएक्शन कवर हो पाएगा वो हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पिछले टाइम पे बताया था कि जो SN1 नाम है इसका क्या मतलब होता है, तो उसमें जो S होता है वो स्टैंड करता है सब्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है, किसके लिए स्टैंड करता है बेटा? ये सब्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है, और N जो है वो स्टैंड करता है न्यूक्लियोफाइल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है और ये यहाँ पर इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये यूनिमोलिकुलर होता है। ठीक है, अब अगर हम SN1 रिएक्शन की बात करें तो SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन से बहुत डिफरेंट होती है। कैसे डिफरेंट होती है? सबसे पहले तो इसकी अगर हम रिएक्शन को देखें तो रिएक्शन लगभग वैसी ही होती है जैसे यहाँ पर RX से कोई। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल लेकर आते हैं और ये न्यूक्लियोफाइल जो ढांचा है जिसे हम कहते हैं स्केलेटन ऑफ द रिएक्शन वो लगभग सेम रहता है, उसमें कोई खास चेंज नहीं आता है। RX की रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफाइल से और ये जो X है वो हमारा लीविंग ग्रुप होता है, यहाँ पे वो लीव करके निकल जाता है और हमारे पास बचता है RNU और साथ में यहाँ पर हमारे पास आ जाता है बेटा X माइनस जो कि लीविंग ग्रुप है। ठीक है, अगर हम कंडीशंस ऑफ रिएक्शंस की बात करें जैसे पहले भी मैंने किया हुआ है तो यहाँ पर भी जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो वैसा ही रखना है आपको। नॉमिनल टेम्परेचर रखना है, बहुत हाई टेम्परेचर रखने की ज़रूरत नहीं होती रिएक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ पर दूसरी चीज़ जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो है सॉल्वेंट। यहाँ पर जो सॉल्वेंट होना चाहिए हमारा वो हमारे पास प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। पोलर तो होना चाहिए, साथ में होना चाहिए पोलर प्रोटिक। कैसा होना चाहिए बेटा? पोलर प्रोटिक, यानी एक ऐसा सॉल्वेंट जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता हो। जो क्या शो करता हो बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता हो। ठीक है, वो वैसा कुछ हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा? सॉल्वेंट होना चाहिए। अब देखते हैं कि क्या ऐसा कोई सॉल्वेंट होता है। बिल्कुल होते हैं। वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस सॉल्वेंट। एल्कोहल हो गया जैसे C2H5OH, जिसमें ये OH ग्रुप जितने भी होंगे जो एसिड्स होते हैं वो सब भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहलाते हैं। अब हमें ये जानना है कि इस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की इतनी ज़रूरत क्यों है इस रिएक्शन को होने में। वो मैकेनिज्म में छुपा हुआ है। किस में छुपा हुआ है बेटा? मैकेनिज्म में। तो हम चलते हैं इसकी मैकेनिज्म की तरफ और वहाँ पर जाकर हम इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो देखिए, अगर मैं SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करूं, SN1 रिएक्शन की किसके बारे में बेटा? मैकेनिज्म के बारे में अगर हम बात करें तो जो मैकेनिज्म है, ठीक है, वो बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है, जैसे SN2 था एक सिंगल स्टेप में होता था, वैसा नहीं है। यहाँ पर ये 3 स्टेप रिएक्शन भी होती है, 2 स्टेप रिएक्शन भी होती है। कब 3 स्टेप होगी और कब 2 स्टेप होगी मैं दोनों ही बताऊंगा आपको। तो देखिए, अगर SN1 रिएक्शन की हम बात करें तो इसके अंदर होता क्या है सबसे पहले कि मान लो यहाँ पर हमारे पास एक कोई ग्रुप है। ठीक है, एल्काइल हैलाइड टाइप का ही ग्रुप हम ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके का ग्रुप, यहाँ पर कोई X ग्रुप है। अब होता क्या है वो समझना, क्योंकि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है। तो इसके ऊपर हमारे पास रहता है डेल्टा पॉजिटिव और इसके ऊपर हमारे पास क्या रहता है बेटा? डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, आपको पता ही है ये क्या करते हैं। जैसे RX है मान लो और इसके ऊपर कुछ डेल्टा पॉजिटिव है, इसके ऊपर कुछ डेल्टा माइनस है, तो ये इसको वीकेन करते हैं, इस फोर्स को वीकेन कर देते हैं। कैसे वीकेन कर देते हैं? कमज़ोर कैसे कर देते हैं बेटा? यहाँ पर जो हमारा H2O है वो डेल्टा पॉजिटिव जो हाइड्रोजन कंटेन करता है, ये X को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से जो R के ऊपर डेल्टा प्लस है उसमें रोल प्ले करता है जो ऑक्सीजन के ऊपर क्या रहता है बेटा? डेल्टा माइनस। तो ये इसको क्या करने लग जाता है? अट्रैक्ट करने लग जाता है अपनी तरफ और इस वजह से ये जो बॉन्ड है ये क्या हो जाता है बेटा? वीकेन हो जाता है, कमज़ोर पड़ने लग जाता है और ये जैसे ही कमज़ोर पड़ता है धीरे धीरे टूट जाता है और टूटने की वजह से क्या बनता है बेटा? ये कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाता है और दूसरी तरफ जो जनरेट होता है वो होता है X माइनस। क्या जनरेट होता है बेटा? X माइनस। सेम कहानी यहाँ पर होती है। अगर हम स्टेप नंबर 1 की बात करें इस रिएक्शन मैकेनिज्म की तो यही कहानी यहाँ पर दोहराई जाती है। ये बॉन्ड टूट जाता है और टूटने के बाद यहाँ पर बनता है CH3, यहाँ पर बनता है CH3 और यहाँ पर भी आता है CH3 और यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव। अब किसी स्टेप में बॉन्ड टूटता है, आपको पता है वो वहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। इस वजह से ये जो स्टेप होता है यही हमारा क्या रहता है बेटा?
RDS स्टेप रहता है, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहता है। क्या रहता है बेटा? ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी RDS स्टेप यही होती है इस रिएक्शन की। अब ध्यान से मेरी बात सुनना और समझना, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास क्या मिला होगा बेटा? एक X माइनस भी मिला होगा। अब ये X माइनस भी जो है ये भी हाइड्रेटेड हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से इसके पास स्टेबिलिटी रहती है। यहाँ पर H2O, यहाँ पर H2O, यहाँ पर H2O आ गया, यहाँ पर H2O आ गया। अब अगर यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं रहेगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं रहेगा तो क्या ये स्टेबलाइज हो पाएगा? क्या ये स्टेबलाइज हो पाएगा? नहीं, क्योंकि ये सब जो हैं ये क्या कर रहे होते हैं बेटा? H2O से किसी न किसी तरीके से हाइड्रेटेड रहते हैं, और उस H2O से हाइड्रेटेड होने की ही वजह से ये सब क्या रहते हैं बेटा? स्टेबल भी रहते हैं, ठीक है। तो ये जो हाइड्रेशन हो रहा है इसकी वजह से क्या बढ़ जाती है बेटा? स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि हाइड्रेशन जो है इसकी वजह से जैसे जैसे हाइड्रेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है बेटा? स्टेबिलिटी भी इसकी बढ़ रही है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि इस रिएक्शन को होने के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत है, क्योंकि अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं होगा तो ये सॉल्वेशन या हाइड्रेशन जो हो रहा है ये नहीं हो पाएगा और स्टेबिलिटी नहीं बन पाएगी कार्बोकेटाइन की, और कार्बोकेटाइन एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आया? प्लस ये RDS स्टेप है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तो एक बेहतर सॉल्वेंट ही इसको खींचकर अपनी तरफ क्या कर पाएगा बेटा? बॉन्ड को तोड़ पाएगा। अगर अच्छा सॉल्वेंट नहीं होगा तो वो इस बॉन्ड को तोड़ नहीं पाएगा। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी जाकर ये केस यहाँ पर सॉल्व हो पाएगा। समझ में आया ये? अब आते हैं इसके स्टेप नंबर 2 की तरफ कि स्टेप नंबर 2 में क्या होता है। अब 2-3 बातें ध्यान रखना। कार्बोकेटाइन जनरेट हो चुका है, अब का यही RDS स्टेप है, स्टेप नंबर 1 जो है। अब स्टेप नंबर 2 देखो। अब अगर मैं यहाँ पर स्टेप नंबर 2 की बात करूँ तो स्टेप नंबर 2 में क्या होता है कि हमारे पास एक कार्बोकेटाइन बनकर आ गया है, और कार्बोकेटाइन की कहानी ही कुछ अलग चलती है। कैसे अलग कहानी चलती है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। कार्बोकेटाइन्स आर प्लेनर। कार्बोकेटाइन कैसे होते हैं बेटा? प्लेनर स्ट्रक्चर होते हैं। अब प्लेनर स्ट्रक्चर के साथ क्या प्रॉब्लम है वो समझो। मान लो कि ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसमें ऊपर से भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है और नीचे से भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक करेगा तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा जब ये ग्रुप्स नीचे चले जाएंगे, और जब ये नीचे से अटैक करेगा तो ये ग्रुप्स कहाँ आ जाएंगे बेटा? ऊपर की तरफ। यानी दोनों ही केसेस में अलग अलग वो मिलेगा, दोनों ही केसेस में हमें अलग अलग स्ट्रक्चर मिलेगा। और बिल्कुल ऐसा ही होता है जब हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आता है और वो अटैक करता है, तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसलिए इस पे जो होगा तो इस पे 2 साइड अटैक इज पॉसिबल, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? 2 साइड का अटैक इस पे पॉसिबल है। एक ऊपर की तरफ से हो सकता है और एक नीचे की तरफ से, ठीक है। इसका मतलब एक इधर से भी हो सकता है और एक इधर से भी। अगर मैं इसको ऐसे मान लूँ, जो आप स्क्रीन देख रहे हो, अगर उसके परपेंडिकुलर इसको माना जाए तो इस पे इधर से भी अटैक हो सकता है। अगर मान लो ये जो हमारा कार्बन लगा हुआ ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है जो अंगूठा मेरा दिख रहा है और एक अंदर बोर्ड की तरफ है, तो इस पे इधर से भी अटैक हो सकता है और इधर से भी अटैक हो सकता है। और अगर दोनों तरफ से अटैक हो सकता है तो 2 पॉसिबल ज्योमेट्रीज मिलेंगी। एक मिलेगा कुछ इस प्रकार से, जिसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक ग्रुप, एक CH3 इधर देखने को मिलेगा, एक CH3 इधर देखने को मिलेगा, और ये जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? नया न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको 3D में नहीं दिखा रहा हूँ, अगर आपको देखना है तो मान लेते हैं कि ये जो है ये अबोव द प्लेन वाला ग्रुप है, ठीक है। और ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा कहाँ पे लाई कर रहा है बेटा? वेज वाला बिलो द प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पर एक CH3 ग्रुप आ जाएगा। साथ में अगर मान लो कि ये सामने से अटैक करे तो ये तीनों ग्रुप पीछे की तरफ जाएंगे, और अगर ये पीछे की तरफ जाएंगे तो कुछ इस तरीके की ज्योमेट्री मिलेगी कि यहाँ पर एक CH3 हमारा यहाँ पर आएगा, और एक जो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा बेटा? ग्रुप CH3 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। अब अगर आप दोनों स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखोगे तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं एक दूसरे के क्या है बेटा? ये मिरर इमेज हैं, एक दूसरे के क्या हैं? मिरर इमेज। और आपको पता है कि अगर 2 मिरर इमेजेस होती हैं, ठीक है, तो 2 मिरर इमेजेस होती हैं तो आप जब मिक्स करते हो उनको तो एनांसियोमर बन जाता है, ठीक है। लेकिन इस केस क्या कहते हैं? रेसमिक मिक्सचर जनरेट हो जाता है। पर इस केस में हम रेसमिक मिक्सचर की बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये जो ग्रुप्स लगे हुए हैं तीनों मिथाइल है। चलो इनको हटा के R1 R2 R3 कर देता हूँ ताकि इसके बारे में हम लोग बातचीत कर सकें, क्योंकि कायरल कार्बन जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पर कुछ है, इस तरीके से हम लगा लेते हैं इसको,
ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया और ये हमारा क्या हो गया बेटा R3 हो गया। तो इस केस में हमें यहाँ पर जो ग्रुप्स मिलेंगे वो कुछ इस प्रकार से मिल रहे होंगे कि यहाँ R1 होगा और यहाँ पर R2 और यहाँ पर क्या नज़र आ रहा होगा बेटा हमारा R3। अब ये दोनों जो हैं, ये दोनों क्योंकि एक मिरर इमेजेस हैं तो ये मिलकर क्या बना लेंगे बेटा रेसमिक मिक्सचर। क्या बना लेंगे बेटा ये रेसमिक मिक्सचर जनरेट कर लेंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से पिछले वाले में इन्वर्जन हो रहा था यहाँ पर रेसमिक मिक्सचर मिलेगा। और अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो इनमें से एक जो ज्योमेट्री है वो इन्वर्जन की वजह से ही क्रिएट हुई होगी, जबकि एक जो है वो रिटेंशन की वजह से जनरेट हुई होगी। किसकी वजह से बेटा रिटेंशन की वजह से। ठीक है, यानी एक में वही ज्योमेट्री होगी जो हमारे रिएक्टेंट में थी और एक में इन्वर्जन हो चुका होगा क्योंकि एक में दूसरी तरफ से अटैक हो रहा होगा। समझ में आया ये? तो दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है और एक रिटेंशन प्रोडक्ट, और दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं बेटा रेसमिक मिक्सचर। क्या बना लेते हैं रेसमिक मिक्सचर। अभी हमने SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म देखी है। अब उसके बारे में मैं आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं मैकेनिज्म को एक बार में ही बोर्ड पे उतार देता हूँ और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं उस मैकेनिज्म के पॉइंट वाइज को धीरे धीरे लेते हुए। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स में तो हुआ क्या था बेटा कि मान लो यहाँ पर एक कार्बन है और उसके इधर लगा हुआ है कुछ R1 ग्रुप, इधर लगा हुआ है कुछ R2 ग्रुप। ठीक है, जिसे हम वेज पे ले लेते हैं एक को, ठीक है, इसको R2 को, और इसको हम डैश पे ले लेते हैं जो R1 ग्रुप है हमारा, और इधर हमने एक ग्रुप लगा दिया R3 और साथ में इधर हमारा लगा था कोई लिविंग ग्रुप X टाइप का ग्रुप। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में क्या होता है बेटा, इसमें स्टेप नंबर 1 में वाटर के अंदर जाते हैं। वाटर इस पे लगे डेल्टा नेगेटिव की वजह से इसको डिसोसिएट कर पाता है और बना लेता है एक कार्बोकेटाइन, जिसमें यहाँ पर R3 होता है, यहाँ पर R2 होगा और यहाँ पर R1 होगा। खास बात यह है कार्बोकेटाइन की कि ये प्लेनर स्ट्रक्चर होती है जिसमें दोनों तरफ से अटैक हो सकता है और दोनों तरफ से जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दो केसेस होते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल जो आप यहाँ पर देख रहे हो, अगर ये न्यूट्रल हुआ, क्या हुआ बेटा ये न्यूट्रल हुआ। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ तो मान लो कि ये अगर H2O था, ठीक है, अगर ये, तो ये 3 स्टेप की रिएक्शन हो जाती है। कैसे? मान लो H2O ने इस पर अटैक किया क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा और कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल पड़ा है, तो ये हमारे पास जो ज्योमेट्री बनकर आएगी वो कुछ इस तरह की ज्योमेट्री आ जाएगी। यहाँ पर हमारा R3 होगा। अभी मैं ये नहीं ले रहा हूँ कि कहाँ से अटैक हुआ है, वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा। ठीक है, जब सिंपल न्यूक्लियोफाइल होगा तब। सेम ही केस है यहाँ पर भी, इधर हमारा आ गया OH और यहाँ पर भी OH और ऑक्सीजन के पास अब पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, नॉर्मल कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिस्टम है जो होता है कि हमने इसके कोऑर्डिनेट बनाया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हमने सिंपल बॉन्ड से रिप्लेस कर दिया, और जब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंपल बॉन्ड से रिप्लेस करते हैं तो आपको पता है कि अगर मान लो A X के साथ कोऑर्डिनेट हो रहा है तो इसको सिंपल बॉन्ड से अगर रिप्लेस करना है तो A बॉन्ड टू विथ X, और A के ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज बना लेते हैं और इसके ऊपर हम नेगेटिव चार्ज बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो X है वो क्या है बेटा कार्बन है। अब कार्बन के ऊपर पहले से पॉजिटिव है, कार्बन के ऊपर पहले से क्या है बेटा पॉजिटिव है, और एक नेगेटिव आया तो वो न्यूट्रल हो गया, इसलिए कार्बन आपको न्यूट्रल नजर आ रहा है। और ऑक्सीजन जो डोनर एटम होता है उसके ऊपर हम पॉजिटिव दिखाते हैं, इसलिए यहाँ पर भी हम क्या दिखा रहे हैं बेटा पॉजिटिव दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने क्या किया यहाँ पर, बहुत सिंपल सा जो कोवेलेंट बॉन्ड का लॉजिक होता है उसको हमने यूज़ कर लिया है। ठीक है, यहाँ तक सब कंफर्टेबल है। अब इसके बाद क्या होता है अगले स्टेप में, यहाँ पर जो वाटर होता है ये जाता है, इसका जो लोन पेयर होता है, ठीक है, ये अब यहाँ पर ये इस ग्रुप को लीव करना चाहता है, इसलिए लीव करना चाहता है क्योंकि न्यूट्रल होना चाहता है। तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये ऑक्सीजन की तरफ आते हैं और ये जो H है ये निकल जाता है यहाँ से बॉन्ड टूटकर H+ की तरह। कैसा निकलता है बेटा H+ की तरह, और इस H+ को ये दोबारा कोऑर्डिनेट कर लेता है और कोऑर्डिनेट करके बना लेता है H3O+। क्या बना लेता है बेटा H3O+। ठीक है, और साथ में आपका जो बाकी प्रोडक्ट है वो आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा, एक यहाँ पर लगा होगा R3, इधर आपका R2, इधर आपका R1 और इधर आपका क्या लगा होगा बेटा OH। ठीक है, अब आप अगर इस रिएक्शन को देखेंगे तो चूंकि ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के साथ हुआ है इस वजह से 3 स्टेप रिएक्शन है। पहले स्टेप में H2O का अटैक होता है और H2O का अटैक नहीं होता बल्कि सॉल्वेशन होता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता है और ये पहला स्टेप था। ठीक है, ये स्टेप नंबर 1, ये आपका स्टेप नंबर 2 और ये आपका स्टेप नंबर 3। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल मान के नहीं करना है क्वेश्चन को, आपको क्या मानना है बेटा एक नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल मानना है। जैसे मान लो यहाँ पर OH- आता है,
अब अगर OH माइनस अटैक करेगा तो इस पे दो तरह के प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, क्योंकि ये प्लेनर ज्योमेट्री है तो ऊपर से भी अटैक हो सकता है और नीचे से भी। और अगर ऊपर और नीचे दोनों तरफ से अटैक हुआ तो एक बार हो सकता है कि आपको प्रोडक्ट ऐसा मिल रहा हो कि R3 है और इधर आपका क्या आया बेटा, OH आया, और यहाँ पर आपके पास वेज पे आया R2, वेज पे क्या आया बेटा, R2, ठीक है, और इधर आपका साइड पे आ रहा है R1, ठीक है। और एक हमने इसमें प्रोडक्ट मान लिया कि यहाँ पे कार्बन है, ये हमारा R3 आ गया, इधर हमारे OH ने अटैक किया और इधर आ गया हमारा वेज पे R2 ग्रुप। क्या आ गया बेटा, इधर हमारा वो R2 ग्रुप और इधर हमारा डैश पर आ गया R1 ग्रुप, ठीक है, डैश पे क्या आ गया बेटा, R1 ग्रुप। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये और ये सेम लग रहे हैं लगभग, तो यहाँ पर जो ज्योमेट्री है वो रिटेन हुई है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिटेंशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, रिटेंशन, जो अभी आपको बताया था। यहाँ पर ज्योमेट्री जो है वो पलट गई है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको, इन्वर्जन, ठीक है। तो सबसे पहले इस रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक आता है वो ये कि 2 स्टेप रिएक्शन मानी जाती है, ठीक है, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो। और अगर कहीं मेंशन करके इसने पूछ लिया कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है तो आपको 3 लिखना है, ठीक है, 3 स्टेप रिएक्शन। दूसरी चीज, अब अगर आप रेट की बात करोगे, ठीक है, तो सिर्फ RDS स्टेप को अगर आप ध्यान से देखो, जो पहला स्टेप है वही RDS है, इसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, ठीक है। ये तो सॉल्वेंट है, एक्सेस में होगा, इसके बारे में हम बातचीत नहीं करते, केमिकल काइनेटिक्स में आपको बताया गया होगा। तो सिर्फ हम इस पे ध्यान देंगे। तो अगर रेट जो है सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड करती है तो ये इसका जो रेट ऑर्डर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो 1 होता है। क्लियरली आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। अब आप ध्यान से सोचो, ये कार्बोकैटायन जितना जल्दी बनेगा उतनी जल्दी आगे की रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। तो ये कार्बोकैटायन जितना स्टेबल होगा उतना जल्दी बनेगा, अरे हाँ कि ना, क्योंकि इसी पे तो सब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है। तो जितना जल्दी ये बनेगा उतनी जल्दी रिएक्शन क्या कर जाएगी बेटा, प्रोसीड कर जाएगी। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। यहाँ पे जगह कम है, यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। किसके प्रोपोर्शनल होती है बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो जितना ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है बेटा, बेहतर होती है इस रिएक्शन की, ठीक है। तो ये हमारा SN1 रिएक्शन था जिसका रेट कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ऑर्डर फर्स्ट होता है, एक ही ऑर्डर की रिएक्शन क्यों होती है आपको समझा दिया है, क्योंकि RDS स्टेप में सिर्फ इकलौता मॉलिक्यूल यही इन्वॉल्व है। जो सॉल्वेंट होता है उसको हम नहीं लेते, वो इसलिए क्योंकि वो एक्सेस में होता है, वो रेट ऑर्डर को फर्क नहीं डालता, वो लगभग कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। इस वजह से केमिकल काइनेटिक्स में और डिटेल में इसके बारे में हम लोगों ने बातचीत कर रखी है। क्लियर है यहाँ तक। बाकी इसमें एक बहुत खास बात ये होती है कि इसमें रेसिमिक मिक्सचर बनता है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर जो है वो रिटेन होती है और दूसरी क्या होती है बेटा, इन्वर्ट होती है, और इस कारण यहाँ पे क्या जनरेट होता है, एक रेसिमिक मिक्सचर। क्या जनरेट होता है बेटा, यहाँ पर एक रेसिमिक मिक्सचर बनता है, ठीक है। तो ये सब बातें थी SN1 रिएक्शन के बारे में, ओवरव्यू था ये SN1 रिएक्शन का। जितना टाइम था, जो मेरे पास 15 मिनट का जो मैंने वीडियोस बनाने की कोशिश की है उसमें मैं इतना ही कवर कर पाऊंगा। बाकी जो इसका पार्ट है मैं अपने डिटेल्ड लेक्चर में ज़रूर कवर करता हूँ, वहाँ आप ज़रूर जाकर देखें कि किस तरीके से ये सारी रिएक्शन काम करती हैं और इनमें कौन कौन से फैक्टर यूज़ आते हैं, ठीक है। लिविंग ग्रुप का भी फैक्टर होता है, कार्बोकैटायंस में होने के बावजूद भी कई सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो SN1 रिएक्शन नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते, वो सारी बातचीत मैं अपने कंप्लीट लेक्चर में करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इनफ फॉर टुडे।